आज से हम जो एमपी बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक विमर्श पोर्टल पे अपलोड किए हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। आज से फिजिक्स के सॉल्व कर रहे हैं, सब्जेक्ट फिजिक्स है और इस फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं अपन, है ना। फर्स्ट चैप्टर में जो वेटेज है, एक क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। तो टोटल फर्स्ट यूनिट का जो वेटेज है, फर्स्ट यूनिट का वेटेज है 9 मार्क्स का। इसके अंदर 2 चैप्टर आएंगे, एक चार्ज और फील्ड वाला आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। 2 चैप्टर आएंगे, दोनों चैप्टर से मिला के 9 नंबर का पूछा जाएगा। अब यहाँ से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा जो एमसीक्यू पैटर्न का रहेगा, वो कितने मार्क्स का है? 1 मार्क्स का है। तब उसके पीछे बिल्कुल नहीं पढ़ना हमें, बस हम इसके जो थ्योरी तैयार है तो थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बेस पे जो क्वेश्चन बन जाएगा सो बन जाएगा। एक के पीछे हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ से इस चैप्टर से कोई भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन नहीं आएगा और इस चैप्टर से डेरिवेशन 5 नंबर का ज़रूर आएगा। एक डेरिवेशन यहाँ से आएगा इस चैप्टर से, उसके और में एक डेरिवेशन यहाँ से आएगा, तो दोनों के बीच रहेगा। और तो आप कोई भी एक चैप्टर अच्छे से तैयार कर लो। जैसे मेरे ख्याल से इस चैप्टर में कमांड कर लेनी चाहिए, जितने भी डेरिवेशन है यहाँ से आने के चांसेस 99.9% है। तो आप सिर्फ इस चैप्टर को पढ़ के जाते हो तो आपकी पूरे 9 नंबर की यूनिट यहाँ से कवर हो सकती है। तो अब इसमें देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है विद्युत आवेश के गुण लिखिए। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है विद्युत आवेश के गुण, मतलब वो चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछ रहा है कि चार्ज क्या होता है, कैसा होता है। तो ज़्यादातर बुक्स में ये डेफिनेशन है नहीं, चार्ज की डेफिनेशन। और बुक्स में क्या है, सिर्फ टाइप बता दी, एक प्लस चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ कि चार्ज क्या होता है, कोई भी मैटर या कोई भी क्या होता है मटेरियल का गुण होता है। जैसे कोई भी मैटर है, पदार्थ है, मटेरियल है, सब्सटेंस है, इसका गुण होता है चार्ज। मटेरियल का गुण होता है चार्ज। ये सोया हुआ होता है, इसको क्या करना, जगाना पड़ता है। अगर हम इसको क्या कर लें, फ्रिक्शन कर दें, कहीं फ्रिक्शन कर दें, फिर देखें कि अरे यार हाँ कुछ क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, इसके अंदर कुछ आया है। तो ये क्या होता है, चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है, किसी भी मैटर, किसी भी पार्टिकल्स का गुण होता है जो उसके अंदर ही छिपा होता है। और जिस ज़माने में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज की खोज करी थी, उस ज़माने में जो सारी खोजें होती थीं और जो मतलब बताया जाता था कि चार्ज के टाइप्स क्या होते हैं, तो जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 2 टाइप दिए, चार्ज के नाम दिए, एक प्लस चार्ज दिया, एक माइनस चार्ज दिया, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या क्या हंसी उड़ाई उसकी कि ये मतलब ये नाम कैसा है, प्लस और माइनस। तो फिर हुआ ये, उसने फिर एक्सपेरिमेंट करके बताए। उसने किसी टाइप का मटेरियल लिया, उसको एक किसी टाइप पे क्या किया, फ्रिक्शन किया, और फिर किसी चीज़ को कराया, टच कराया, तो क्या हुआ, अट्रैक्शन हो गया। फिर उसने ये जब इसमें अट्रैक्शन हो गया तो इस चीज़ को किसी और चीज़ पे करा दिया टच, फिर कराया टच, तो फिर क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। मगर अट्रैक्शन हो रहा तो रेगुलर होना चाहिए। तो फिर उसके सोच में आया कि यार ये है प्लस, मतलब चार्ज क्या हो, ख़त्म हो गया, चार्ज 0 हो गया। तो चार्ज 0 कब होता है, मैथमेटिक्स के अंदर कोई चीज़ 0 कब होती है, जब एक प्लस हो और एक माइनस हो। जब प्लस माइनस ऐड होते हैं तो उनका असर 0 हो जाता है। इस तरह से 2 चार्ज के टाइप आए, एक प्लस चार्ज, एक माइनस चार्ज। तो अभी मैं इसकी डेफिनेशन नोट करा दूंगा आपको, फिर चार्ज का फॉर्मूला अभी आपको बता देता हूँ, और यूनिट डायमेंशन। कोई भी क्वेश्चन हो, 3 चीज़ें आपको ज़रूर लिखनी है। एक हो गई यूनिट, दूसरी डायमेंशन, और तीसरी हो गई क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब आपको ये उसमें बतानी है कि कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर है कि स्केलर है। इस चीज़ का आप हैबिट आप डाल लो फिजिक्स में। और 4th चीज़ होती है वेयर। फिजिक्स में कोई भी आपने फॉर्मूला दिया, वहाँ आपको लिखना है ये वेयर। जैसे I = Q/T, तो Q क्या है आपको लिखना है, और T क्या है आपको लिखना है। इस चीज़ के अपन डाल लेंगे हेडिंग, और थोड़ा सा शॉर्ट में ही पढ़ेंगे, वरना चार्ज पे तो करीबन 2 घंटे ही बोला जा सकता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं अपन। उसने पूछे डेफिनेट चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सबसे पहले आपको ये आपको यहाँ से बता देना है कि चार्ज की डेफिनेशन। तो चार्ज क्या होता है, इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी पार्टिकल। पार्टिकल मतलब कि मटेरियल।
कोई पार्टिकल है, कोई भी मटेरियल है, उसका गुण होता है चार्ज, जो कौन सा काम करता है, एक दूसरे पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई करता है। अगर मान लो एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, अब मैंने इसको क्या करा, चार्ज किया, ये मटेरियल के अंदर छुपी एक क्या होती प्रॉपर्टी होती है, इसको क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी कहलाते हैं, जो उसके अंदर ही होती है। इसको मैंने कर लिया फ्रिक्शन किया या बालों में फ्रिक्शन किया और अपन ने कहीं लगाया तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर ही छुपा होता है, क्योंकि इसमें चार्ज हुआ तो इसने दूसरी किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लिया। अब कोई भी मैटर है, मैटर के पास मास होता है और चार्ज होता है, दो तरह के गुण होते हैं मैटर के पास या पार्टिकल के पास। तो जब मास होता है तो उसमें लगता है ग्रेविटेशन फोर्स, और जब चार्ज होता है तो उसमें लगता है स्थिर विद्युत का फोर्स, मतलब यहाँ चार्ज रेस्ट पे है तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो ये यहाँ से फोर्स होता है। फिर यहाँ से करंट का फॉर्मूला होता है I = Q/T, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, तो करंट का फॉर्मूला होता है Q/T। अब यहाँ से आप देखो, यहाँ से हम ये लिखते हैं Q की वैल्यू, Q = कितना हो जाएगा, IT। अब I की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर और T की यूनिट होती है सेकंड। अब यहाँ A आपको दिख रहा होगा बड़ा और सेकंड दिख रहा होगा छोटा। जब भी किसी साइंटिस्ट का नाम आता है तो उसके सिंबल को लिखते हैं कैपिटल में और उसकी स्पेलिंग को, पूरी स्पेलिंग को स्मॉल में लिखते हैं, तो A × सेकंड। अब जब इसकी खोज करी थी कूलाम ने तो इन दोनों को मिला के बोल दिया गया कूलाम और उसका सिंबल हो जाएगा कैपिटल C। ये तो हो गया इसका, ये हो गई इसकी यूनिट। अब बात कर लें अपन इसकी डायमेंशन के बारे में, तो डायमेंशन का फार्मूला क्या रहेगा, एम्पियर का डायमेंशन होती है A और सेकंड टाइम है उसकी होती है T, और M और L है नहीं तो उनकी फ़ोटो पे चढ़ा दो माला, है नहीं तो क्या कर दो, 0 लगा दो, तो ये हो जाएगी डायमेंशन। और एक कौन सी क्वांटिटी होती है, चार्ज होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है चार्ज, तो इतना कंटेंट रहेगा, ठीक रहेगा। और साथ साथ आप बता सकते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब इनकी डिफरेंट फील्ड होती है। जहाँ प्लस चार्ज होता है उसकी फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आती हैं और जो माइनस चार्ज होता है उसकी फील्ड लाइन अंदर की तरफ जाती है। तो इतनी चीज़ें आपको नोट करनी है। अब हम चार्ज के गुण देख लेते हैं, कौन कौन सी बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है चार्ज की। तो फर्स्ट होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण नियम मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज किसी सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा, किसी सिस्टम का चार्ज रहेगा कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट मतलब फिक्स रहता है, जितना गया उतना आया। अगर किसी का नेगेटिव चार्ज गया, मान लो ये पेन है, इस पेन में से 5 नेगेटिव चार्ज गया तो 5 पॉजिटिव आ गया। तो इसमें चार्ज का आवेश संरक्षण का सिद्धांत होता है, कंजर्वेशन होता है। और इसमें ये भी नोट कर सकते हैं, नेट चार्ज प्रेजेंट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। ये लाइन इसके अंदर लिखनी है, ज़्यादा नहीं लिखना थ्योरी। फिर नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन मतलब होता है इंटीग्रल मल्टीपल। क्वांटाइजेशन मतलब कोई चीज़ है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, -1 है, -2, मतलब इंटीग्रल पार्ट, वो इंटीजर फॉर्मेट में है। कैसे, एक पेन आएगा, 2 पेन आएगा, हाफ पेन नहीं आएगा, तो इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। Q = NE, और N का मतलब क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल। चार्ज होगा तो E होगा, 2E होगा, 3E होगा, -2E होगा, -3 होगा, इस तरह से नंबर बढ़ते जाएंगे नंबर लाइन पे। ऐसा फ्रैक्शन में नहीं आएगा चार्ज के 7/3, ऐसा नहीं है, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, चार्ज ऐड हो सकता है। चार्ज में क्या होता है, ऐड होने का नेचर होता है। मान लो एक चार्ज है 3 कूलम, एक है 2 कूलम, टोटल कितना चार्ज हो गया, 5 कूलम। एक चार्ज है -5 कूलम और एक चार्ज है +5 कूलम, तो कितना चार्ज हो गया टोटल, 0 हो गया, उनको करेंगे ऐड। तो चार्ज में ऐड होने की प्रॉपर्टी होती है। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ तक का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूलम्स लॉ और यूनिट चार्ज की डेफिनेशन, इसको देखना है। तो कूलम्स लॉ क्या होता है, 2 किस्म के चार्ज हैं, 2 चार्ज हैं। कूलम्स लॉ सेंट्रॉइड फोर्स होता है, मतलब सेंटर से लगता है, तो डिस्टेंस हमें यहाँ से लेने हैं इस चार्ज के सेंटर से, तो सेंट्रॉइड फोर्स होता है कूलम्स लॉ। 2 चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स, अगर ये चार्ज प्लस हुआ और ये माइनस हुआ तो फोर्स
कैसा लगेगा, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अगर ये दोनों चार्ज हुए प्लस तो फोर्स यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा। अब यहाँ डायरेक्शन समझ लो आप लोग, जैसे ये चार्ज प्लस चार्ज है, ये है प्लस चार्ज, और एक हमने रख दिया यहाँ प्लस चार्ज, तो ये प्लस चार्ज इसको कहाँ चाहेगा, दूर भगाना चाहेगा। तो दूर भगाना चाहेगा तो यहाँ डायरेक्शन आएगी। मान लो मैं हूँ ये प्लस चार्ज और ये है पॉइंट चार्ज। दो तरह के चार्ज होते हैं, एक सोर्स चार्ज होता है, एक टेस्ट चार्ज होता है। सोर्स चार्ज की खुद की फील्ड होती है, और जो टेस्ट चार्ज होता है उसकी कोई फील्ड नहीं होती है। और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही लिया जाता है, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज, उससे कोई फील्ड नहीं होती है। ये रखा हमने टेस्ट चार्ज, ये हूँ मैं पॉजिटिव चार्ज सोर्स चार्ज। अब ये है प्लस, तो मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ तो पेन कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। जिस तरफ कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है वो उसकी डायरेक्शन होती है फोर्स की। तो अगर ये दोनों है प्लस तो फोर्स, अगर ये इसने ऐसे फोर्स लगाया तो डायरेक्शन आएगी इधर, और इसने इस पर लगाया डायरेक्शन आएगी इधर। अगर ये दोनों चार्ज एक प्लस और माइनस है तो डायरेक्शन कहाँ आएगी, ये इसको लगा रहा फोर्स, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये प्लस चार्ज इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो डायरेक्शन आ जाएगी इसकी तरफ। ये सोर्स चार्ज है, ये आपका टेस्ट चार्ज है। तो ये काम की बात थी, बाकी कूलॉम्स तो सिंपल है। कूलॉम्स ने बोला है ये है एक्सपेरिमेंटल लॉ। इस पर एक्सपेरिमेंट किए गए कि दो चार्ज को मल्टीप्लाई किया, मान लो पहला Q1 है, दूसरा Q2 है। ये Q1 ले लिया हमने, यहाँ ले लिया अपना Q2। तो चार्ज की वैल्यू बढ़ाई गई, फोर्स बढ़ा, तो इन्हें एक्सपेरिमेंट करे फिर बताया। ऐसा डेरिवेशन ही कहाँ से आया। और दोनों के चार्ज के बीच की डिस्टेंस बढ़ा दी गई तो फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। ये कहाँ हो गई, किसी अपन मीडियम की बात कर रहे हैं, अपन के कहाँ बैठे, मीडियम है, एटमॉस्फेयर में बैठे हैं। तो इन दोनों को रखा इधर, तो कितना हो गया Q1 Q2 अपान हो गया R²। अब इस पूरे चार्ज के सिस्टम में किसी और मीडियम में ट्रांसफ़र कर दो, पानी के अंदर भर दो या ग्लिसरीन के अंदर भर दो, तो ये पाया गया कि अगर हम मीडियम चेंज कर देते हैं तो ये क्वांटिटी आती है जो फोर्स की वैल्यू को क्या करती है, कम कर देती है। उसको बोलते हैं K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R²। तो यहाँ जो मल्टीप्लाई में आएगा 9 10 की पावर 9 इसकी वैल्यू होती है, और Q1 Q2 अपान R²। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं अंदर की बताने के लिए, पर ये इस क्वेश्चन के आने की चांसेस है नहीं एग्जाम में। ये क्वेश्चन शायद ही आएगी तो इससे ये पूछ सकते हैं यूनिट चार्ज की डेफिनेशन। बहुत ही सिंपल बना पेपर, तो ये क्वेश्चन आएगा। तो बस आपको इतनी बताना है, डायग्राम बनाना है, और ये स्टेटमेंट आपको किसी बुक में आराम से मिल जाएगा। तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 1/r², साथ में लिख दिया 1/4πε0 के भी आ सकता है किसी और मीडियम के लिए, पर अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, एयर और वैक्यूम की बात कर रहे हैं, एयर और वैक्यूम की बात कर रहे हैं। बस ये हो जाएगा आपका आंसर। ये कूलॉम्स लॉ ख़त्म। फोर्स है तो इसकी यूनिट आ जाएगी न्यूटन। डायमेंशन क्या रहता है फोर्स का, mLt-2। mLt-2 फोर्स में डायरेक्शन होती है, तो ये कहलाएगी वेक्टर क्वांटिटी, और ये सेंट्रॉइड फोर्स कहलाता है। क्यों, सेंटर से लगता है। इतनी बातें हैं। अब हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं यूनिट चार्ज की डेफिनेशन। यूनिट चार्ज की डेफिनेशन, यूनिट मतलब होता है 1, और जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं किसी एक पॉजिटिव चार्ज को लेके करते हैं। तो ये यूनिट चार्ज मोस्ट IMP टॉपिक है पूरी फिजिक्स का, बिना से कुछ नहीं हो सकता, बिना से कंसेप्ट के। तो अगर फोर्स हम अप्लाई कर दें 9 10 की पावर 9 न्यूटन, ये वैल्यू कहाँ से आएगी, ये यहाँ आ रही ना, तो इसको लग दो, इतना फोर्स अप्लाई होना चाहिए। तो फोर्स अप्लाई हो जाए 9 10 की पावर 9 न्यूटन, और दोनों चार्ज के बीच डिस्टेंस हो 1 मीटर। मीटर क्यों लिया कि हम सारे कैलकुलेशन ऐसे सिस्टम में करेंगे। उसके बाद और दोनों चार्ज ले लिए सेम हमने, Q1 Q2 दोनों चार्ज सेम है Q। फिर ये सारी वैल्यू इस यहाँ रख दीजिए। फोर्स कितना लिया हमने, 9 10 की पावर 9
दोनों चार्ज लिए क्यू क्यू तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर, आर लिया 1, 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, 1 को लिखना बेवकूफ़ी होगी, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया क्यू स्क्वायर की वैल्यू 1, तो क्यू की वैल्यू आ गई +-1। जब चार्ज की वैल्यू 1 हो जाए, चाहे वो क्या हो प्लस हो या माइनस हो, उसको हम क्या बोलते हैं यूनिट चार्ज। तो ये काम की बात है कि यूनिट चार्ज। अब यूनिट चार्ज बनता कब है, ये इम्पोर्टेंट बात है, कब बनता है। ये दो चार्ज लिए अपने, एक हो गया Q1, एक हो गया Q2, एक Q1 और एक Q2, दोनों को सेम ले लो। अब ये चार्ज भी Q है और ये चार्ज भी Q है, दोनों को 1 मीटर की दूरी पर रख दो, टेप से नाप लो, 1 मीटर की दूरी पर रख दो, ठीक है। और इनके बीच जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो 9 × 10⁻⁹, 10 की पावर 9 कितना, अगर 10 की पावर 5 हो तो 1 लाख हो जाते हैं, 1 लाख हो जाते हैं। उसके बाद 4 जीरो और कर लो कैलकुलेट, कितना बहुत बड़ी क्वांटिटी है। तब इतना फोर्स इनकी भी डेवलप हो जाए तो इस कंडीशन में एक चार्ज की वैल्यू 1 कूलाम होती है, और 1 कूलाम बहुत बड़ी वैल्यू होती है। जनरली हम कैलकुलेशन करते हैं माइक्रो कूलाम में, 1 कूलाम और 1 जो हम एम्पियर पढ़ते हैं बहुत बड़ी वैल्यू होती है। ये मतलब कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th दोनों को मैंने कर दिया है मर्ज, क्योंकि दोनों को बेसिक बताना जरूरी है। फर्स्ट टॉपिक हो गया विद्युत क्षेत्र या फील्ड के बारे में बात कर लें अपन, दूसरा हो गया विद्युत बल रेखाएं या लाइन ऑफ फोर्स, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं विद्युत क्षेत्र होता क्या है, फील्ड होती क्या है। फील्ड क्या होती है, मान लो एक कोई पॉजिटिव चार्ज है +Q, इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। कौन सा चार्ज बोलते हैं, सोर्स चार्ज। ये सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज फील्ड क्रिएट करता है अपने आसपास, एक क्या करता है, एक अपना एक प्रभाव बना लेता है, एक सोर्स चार्ज। जब उस सोर्स चार्ज में कोई दूसरा टेस्ट चार्ज आता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, और उस लगने वाले फोर्स को ही बोलते हैं फील्ड। कि सोर्स चार्ज के कारण एक टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगा, इसको बोला जाता है फील्ड। अब बहुत सारी बुक्स में इसकी डेफिनेशन गलत है। क्या है गलत डेफिनेशन, वो सुन लो। कि एक डेफिनेशन ये बोलते हैं कि सोर्स चार्ज है, जब सोर्स चार्ज के अंदर उसकी फील्ड के अंदर एक टेस्ट चार्ज एंटर करता है, और टेस्ट चार्ज जहाँ घूमता है उसके पाथ को बोलते हैं हम लाइन ऑफ फोर्स बोलते हैं, विद्युत बल रेखाएं बोलते हैं। ये बात गलत है। क्यों है गलत, एक एक्सपेरिमेंट से समझो। अगर मैंने फील्ड की डायरेक्शन लगा दी नीचे की तरफ, या हमने फील्ड लगा दी नीचे की तरफ, अब हमने यहाँ एक रख दिया टेस्ट चार्ज Q, तो फील्ड क्या करती है, फोर्स लगाएगी। ये नीचे जा रही है तो ये कौन सा फील्ड है, प्लस चार्ज होगा, सोर्स चार्ज, तो इसको करेगा धक्का मारेगा इस चार्ज को, चार्ज चलेगा इधर, ठीक है। ये बात तो ठीक है। इस बात को बुक्स ने कई सारी किताबों में लिखी हुई है कि मूव टू फ्री, कि फ्री मूव होता है उस फील्ड में। तो यहाँ रख दिया अपन ने, फोर्स के कारण यहाँ पहुँच गए, अपने आप जा रहे हैं। पर अब देखो, अब ये चार्ज यहाँ से मोशन में है, ऑलरेडी इसके पास में वेलोसिटी है u, इसके पास में पहले से वेलोसिटी है। अब ये जाके इस फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है, तो ये नीचे नहीं गिरेगा एकदम से, थोड़ी देर चलेगा, फिर ये पाथ फॉलो करेगा प्रोजेक्टाइल। तो ये लाइन इसमें ये होनी चाहिए कि अगर टेस्ट चार्ज के पास में पहले से कोई वेलोसिटी है तो उसका पाथ फिर अपने पास से चलेगा। मतलब ये फ्री टू मूव नहीं होगा चलने के लिए, कि जहाँ फील्ड है वहाँ जाएगा, इस टाइप से नहीं होगा। एक छोटा सा कंसेप्ट था ये। अब हम डेफिनेशन नोट करा देते हैं आपको। अब देखते हैं डेफिनेशन नोट करा दी है। वह रीजन जहाँ पे चार्ज क्या करता है, फील्ड का एक मतलब प्रभाव को एक्सपीरियंस कर लेता है, उसको बोलते हैं फील्ड, एक चार्ज। इसको डायग्राम समझते हैं। एक यहाँ पे प्लस चार्ज है Q, इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। अब मैं इसकी फील्ड कहाँ तक है, मान लेते हैं यहाँ तक फील्ड है इसकी फील्ड यहाँ तक है। अब मैं एक टेस्ट चार्ज को लाता हूँ, इन दोनों में कोई फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा फोर्स, क्यों, इसकी फील्ड के बाहर है। जैसे ही मैं इसको अंदर लेके आया, इसकी फील्ड में आ गया, तो इसने इससे फोर्स लगा दिया। क्या लगा दिया, फोर्स। अब एक काम की बात इसमें यह है, जब भी आपसे बोलें कि भैया फील्ड की डायरेक्शन बताओ, तो आप पूछना कहाँ बताऊँ, तो वो बताएं, क्वेश्चन करना कहाँ, वो बोलें कि इस पॉइंट पे बताओ,
जिस पॉइंट पे पूछे वहाँ टेस्ट चार्ज को रख दो। ये टेस्ट चार्ज रख दिया, ये इससे फोर्स लगाएगा, ऐसा डायरेक्शन यहाँ आएगी फील्ड की। अब आपसे पूछे नहीं इस जगह बताओ फील्ड की डायरेक्शन यहाँ क्या रहेगी, तो ये लगाएगा फोर्स ऐसा, तो यहाँ डायरेक्शन आ जाएगी। इस तरह से आपसे जहाँ जहाँ पूछें वहाँ फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। और जो फील्ड की डायरेक्शन होती है, अब आपको मालूम चला ये प्लस चार्ज है, तो इससे जो ये डायरेक्शन बाहर जा रही है, फील्ड की डायरेक्शन बाहर जा रही है, इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ फोर्स। जब एक प्लस चार्ज होता है तो अपन अपने से बाहर लाइन ऑफ फोर्स निकालता है। ये बाहर क्यों निकाल रहा है, रीजन हमने एक टेस्ट चार्ज को ला के रखा, वो क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। तो एक मतलब काल्पनिक लाइनें बन गई, ये हाइपोथेटिकल लाइनें हैं। तो ये क्या कर रहा है, इसको क्या पुश कर रहा है। जब आइसोलेटेड चार्ज होता है, मतलब सिंगल चार्ज होता है, तो लाइन कैसी बनती, सीधी बनती है। तो आइसोलेटेड चार्ज है तो लाइन आ जाएंगी रेडियली आएंगी लाइन, और साथ साथ कैसे रहेंगी, स्ट्रेट लाइन रहेंगी। किसके लिए, आइसोलेटेड चार्ज के लिए। अब अगर मैं यहाँ रख दूँ नेगेटिव चार्ज, माइनस चार्ज रख दूँ, तो क्या होगा, ये रहेगा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा, इसको अपनी तरफ खींच लेगा, तो बस ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो कहाँ आ जाएगी, अंदर की तरफ। तो माइनस चार्ज के अंदर लाइन ऑफ फोर्स एंटर करती है। क्या लिखना क्या है, ये पहले वाले में लिखते हम आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ जा रही थी, इसमें क्या लिखेंगे हम, इनवर्ड्स। इसमें लाइन कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ। पहले वाले में क्या थी, स्ट्रेट लाइन दोनों में है। अगर आइसोलेटेड चार्ज है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, कहीं भी कर्व नहीं होगी लाइन, और आइसोलेटेड मतलब सिंगल है। और अगर मान लो कि डाइपोल है, डाइपोल मतलब दो चार्ज साथ में है, एक प्लस चार्ज है एक माइनस। अब ये रहेंगी प्लस चार्ज से कहाँ जा रही हैं, बाहर की तरफ, और माइनस में कहाँ जाएंगी, ये अंदर की तरफ। तो इस टाइप से बन जाएंगी। तो ये रहेगी प्लस चार्ज, ये रहेगी माइनस चार्ज, इसको खींच लेगी अपनी तरफ, तो ये रास्ता कर्व हो जाएगा। तो कर्व, अगर कहीं भी कर्व लिखा आ जाए, कर्व, तो वो कहाँ होता है, डाइपोल की फील्ड होती है कर्व। डाइपोल, इसमें एक था तो मोनोपोल, ये दो है तो डाइपोल। डाइपोल की फील्ड हमेशा कर्व होती है, और इसकी फील्ड होती कैसी है, रेडियली स्ट्रेट लाइन। तो अब देखो ये जो लाइन ऑफ फोर्स का जो बंच बन गया, गुच्छा बन गया, अगर इसको हम कहीं पर लाइन ऑफ फोर्स ज़्यादा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे देख लेते, यहाँ 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 यहाँ, अगर हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, कम एरिया में ज़्यादा लाइन ऑफ फोर्स है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। ये कहलाती है इंटेंसिटी। उसको अपन नोट कर सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी ऑफ, नहीं ये यहाँ गलत हो गया, लाइन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या है, लाइन ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, कि इतने एरिया में कितनी लाइन ऑफ फोर्स हैं। अगर ये पास पास होंगी तो फील्ड स्ट्रांग होगी, और दूर दूर होंगी तो फील्ड कैसे होगी, वीक होगी। अब हम पढ़ रहे हैं लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो फर्स्ट तो ये होती है कि प्लस से निकलती है लाइन ऑफ फोर्स, माइनस पे जाती है, फर्स्ट हो गई है। दूसरा क्या होता है, ये है प्लस, ये है माइनस, तो माइनस डायरेक्शन रहेगी प्लस से माइनस इसकी। इनके बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, खिंचाव हो जाता है। जैसे कोई मान लो कि रस्सी है, ये डाला कुछ हमारे पास में है ना, इसको खींच दें फोर्स लगा से, तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, खिंचाव हो जाएगा, मतलब इसमें स्ट्रेन आता है। तो ये जो क्या होता है, लाइन ऑफ फोर्स में लाइन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस करती हैं क्या, लॉन्गिट्यूडनल, मतलब लेंथ के अराउंड, लेंथ की डायरेक्शन में ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्यों, प्लस और माइनस चार्ज है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे। प्लस और माइनस चार्ज है तो कौन सा काम करेंगे, अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे। तो ये लाइन ऑफ फोर्स में खिंचाव हो जाता है, स्ट्रेन होती है, इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है।
तो फर्स्ट क्या होता है, प्लस से निकलती है माइनस में जाती है। सेकेंड अपन क्या बोल सकते हैं इसके अंदर, लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन होता है। और थर्ड पॉइंट बता दें, जो लाइन ऑफ फोर्स होती हैं इसके बीच में लेटरल क्या होता है, रिपल्सन होता है। कैसे होता है देखना, लाइन ऑफ फोर्स जब भी कहीं बनाओ, ये प्लस से तो बाहर जाएंगी लाइन ऑफ फोर्स, इस टाइप से बाहर जाएंगी। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ फोर्स बनाई हमने, फर्स्ट। सेकंड हम कहाँ बनाएंगे, यहाँ नहीं बनाएंगे कभी। क्यों नहीं बनाएंगे, यहाँ कुछ गैप छोड़ के बनाना पड़ेगा। क्यों, ए भी प्लस है, ए भी प्लस, दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो लाइन ऑफ फोर्स हमेशा इस टाइप से दूर दूर बनेगी, ऐसी दूर दूर बनेगी। और लाइन ऑफ फोर्स कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है, ये दूर दूर बनेंगी। तो इसको बोलते हैं, अगर इससे क्या है परपेंडिकुलर हो जाए तो उसको बोलते हैं लेटरल डिस्टेंस। अगर ऐसा है तो लॉन्गिट्यूडनल, अगर क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो क्या बोलते हैं, लेटरल रिपल्सन, इसको बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है इधर तक। ये कहलाएगा लेटरल, ये दूर दूर बनेगी। ये लाइन ऑफ फोर्स गुण के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या है, प्लस है, एक था माइनस, तो उसने खींच लिया पास में, प्लस माइनस से फोर्स लग गया। अब ये लाइन ऑफ फोर्स एक निकल गई ऐसी, ये भी प्लस, दूसरी आएगी तो क्या होगा, इनके बीच में रिपल्सन होगा, दूसरी गैप बना के आएगी ऐसे, थोड़ा और घूम के जाएगी। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है उसको बोलते हैं लेटरल, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल को लॉन्गिट्यूडनल। इसमें क्या होती है, खिंचती है, इसमें सीधे में क्या होती है, सिकुड़ती है लाइन ऑफ फोर्स। अब पढ़ते हैं थर्ड के बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लाइन ऑफ फोर्स की, कि जिस पॉइंट पे लाइन ऑफ फोर्स आपको निकालना है या कभी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो सबसे पहले ये जो लिखा है उसको समझा रहा हूँ मैं। वो सबसे पहले उस पॉइंट पे लाइन ऑफ फोर्स खींच दो, उस पॉइंट से होने जाने वाली लाइन ऑफ फोर्स को खींचो। फिर से सुनो, कि आपसे बोला कि इस यहाँ पर फील्ड बताओ, फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, तो वहाँ से जाने वाली, जैसे आपने यहाँ पूछा यहाँ फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो पहले यहाँ से जाने वाली लाइन ऑफ फोर्स को आप खींच दो, खींच दे लाइन ऑफ फोर्स। फिर इस जगह पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। क्या ड्रॉ कर दो, टेंजेंट। तो ये जो टेंजेंट होता है ये होती है फील्ड की डायरेक्शन। ये फील्ड इस तरफ है, क्या है, क्या बोला, टेंजेंट टू लाइन ऑफ फोर्स एट अ पॉइंट गिवन दैट द डायरेक्शन, कि आपको बोला कहाँ डायरेक्शन निकालनी है, वहाँ लाइन ऑफ फोर्स बनाओ पहले, उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो टेंजेंट कौन सा काम करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। नेक्स्ट 4, टू लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट। दो लाइन ऑफ फोर्स हैं, आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दो लाइन ऑफ फोर्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी, क्यों नहीं करेंगी, तो 9th-10th में पढ़ा दिया जाता है। लाइन ऑफ फोर्स हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, अगर इंटरसेक्ट करती है तो एक पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये डायरेक्शन आएगी, यहाँ ड्रॉ किया एक पॉइंट से तो यहाँ डायरेक्शन आएगी। तो एक पॉइंट की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, एक पॉइंट की क्या हो जाएंगी, दो डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं होती है। ये 9th-10th के बच्चे याद करते हैं। इसका एग्जैक्ट रीजन ये है कि एक पॉइंट पर केवल वेक्टर्स रूल से एक रिजल्टेंट ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब जो आपका आरटी होता है वो यूनिक प्रॉपर्टी होती है, यूनिक, ये होती है यूनिक वैल्यू। यूनिक मतलब उसके समान कोई दूसरी वैल्यू हो ही नहीं। 10th क्लास में पढ़ा था, दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, एक पॉइंट में करती है इंटरसेक्ट, तो ये कौन सी वैल्यू रहेगी, यूनिक। तो जो भी इनके बीच का निकलता है, आरटी निकलता है, वो कैसा होता है, यूनिक होता है। तो एक पॉइंट पे दो रिजल्टेंट पॉसिबल ही नहीं है, ये मैथमेटिक्स का थ्योरम बोलता है। तो इसलिए क्या होता है, इंटरसेक्ट नहीं करती कभी। तो एक पॉइंट पे दो टेंजेंट नहीं खींचे जा सकते हैं, और दो टेंजेंट नहीं खींचेंगे तो एक ही टेंजेंट रहेगा, तो एक ही वैल्यू बताएगी, एक ही डायरेक्शन बताएगी। बात क्लियर है। इसको देखो, अगर एक लाइन ऑफ फोर्स ऐसी जा रही है, दूसरी इस तरफ जा रही है, तो पॉइंट हो गया एक पॉइंट का एक ही डायरेक्शन आएगी, उसको बोलते हैं आरटी रिजल्टेंट। ये यूनिक, मतलब दो लाइन ऑफ फोर्स होने का मतलब ही नहीं, या तो ये वाली लाइन रहेगी, या तो
इसको ये वाली लाइन रहेगी। दोनों में से कोई एक ही लाइन एक साथ एक ही पॉइंट पे पॉसिबल है, वरना पूरी मैथमेटिक्स का थ्योरम गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, क्राउडेड लाइन ऑफ फोर्स। अगर लाइन ऑफ फोर्स क्राउडेड है मतलब पास पास हैं, तो वहाँ पर फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और जहाँ पर लाइन ऑफ फोर्स दूर दूर हैं तो वहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। तो मान लो इसको मान लिया मैंने E1 इस पॉइंट को, इसको मान लिया मैंने E2। यहाँ लाइन ऑफ फोर्स कैसी है, पास पास है, यहाँ कैसी पास पास है, और यहाँ कैसी दूर दूर है। तो यहाँ पे E1 फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी कंपेयर टू E2 फील्ड की स्ट्रेंथ से। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट हो गए लगभग, 5-6 पॉइंट बहुत हैं इतने। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, लाइन ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। ये लाइन ऑफ फोर्स जितने एरिया में होती हैं, लाइन ऑफ फोर्स जितने एरिया में होती हैं, लाइन ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ फील्ड। हम उसको बोलते हैं फील्ड की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। लाइन ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी। पढ़ रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ फील्ड, इसको हम स्ट्रेंथ ही बोलते हैं। इंटेंसिटी ऑफ फील्ड को बोलते हैं स्ट्रेंथ। एक रखा हमने सोर्स चार्ज प्लस चार्ज रखा, अभी सोर्स चार्ज एक रखा हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट मतलब 1, पॉजिटिव चार्ज यूनिट किस में कूलम में होती है। तो ये सोर्स चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जितना फोर्स लगाता है, ये सोर्स चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जितना फोर्स लगाता है उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। उस फोर्स को क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ। वो फोर्स मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ। फोर्स हो जाएगा स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ को हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड। कि फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, तो सोर्स चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जितना फोर्स अप्लाई करे उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ या फोर्स। मतलब इसी फोर्स को ही क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है, प्लस इस डायरेक्शन में, तो फील्ड की डायरेक्शन भी सेम रहेगी। जब एक प्लस चार्ज दूसरे प्लस से फोर्स लगाता है तो फोर्स और फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम आएगी। ये चार्ज रखा, अपन इसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। फोर्स क्या होता है, पुल या पुश होता है। और ये 1 कूलम चार्ज जितना फील्ड एक्सपीरियंस करेगा उस फील्ड को ही बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड। मतलब स्ट्रेंथ, फील्ड, फोर्स तीनों यहाँ मिलके क्या हो गए, एक हो गए। इंटेंसिटी, फील्ड और फोर्स तीनों मिलके क्या हो गए। अब मैंने आपको बताया था कि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितना फोर्स फील कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर हम यहाँ ले लें 1 चार्ज ले लें तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू एफ। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स कैसे हैं, दोनों इक्वल हैं। कब, जब चार्ज कितना है, 1 है। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ द फोर्स। अब इसकी बात कर लेते हैं अपन यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, ये होती है कूलम। तो ये होती है न्यूटन पर कूलम, यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। और डायमेंशन की बात करते हैं अपन तो F का फॉर्मूला, F का डायमेंशन कितना हो जाएगा, ml t-2, चार्ज का हो जाएगा AT। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो ml t-3 a-1, ये डायमेंशन और इसकी डायरेक्शन है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। ये कहलाएगी वेक्टर क्वांटिटी। और एक बात यहाँ ध्यान रखो, ये फॉर्मूला कूलम फोर्स पर बेस्ड नहीं है। ये फॉर्मूला कूलम फोर्स पर बेस्ड नहीं है, इसलिए इंटेंसिटी के फॉर्मूले में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नहीं आता है। ये फॉर्मूला कूलम फोर्स पर बेस्ड ही नहीं है। बोला क्या है कि चार्ज ने जितना फोर्स फील करा, कि फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड फील्ड। तो कहीं ना यहाँ पर कहीं से कहीं भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं आ रहा है, तो ये फार्मूला कूलम फोर्स पर बेस्ड नहीं है, इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू नहीं आती है। आगे देखते हैं, एक कोई टेस्ट चार्ज है, वो किसी फील्ड E के अंदर रखा हुआ है। एक टेस्ट चार्ज है, वो कहाँ रखा है, किसी फील्ड E के अंदर रखा हुआ है। तो इससे फोर्स लगेगा F = Q0। हमेशा फोर्स 2 फील्ड में लगता है। खुद की फील्ड से कभी कोई फोर्स नहीं लगता खुद के ऊपर,
इस टेस्ट चार्ज की अपनी खुद की फील्ड हो रहेगी, यहाँ कोई का टेस्ट चार्ज या कोई भी चार्ज है उसी खुद की फील्ड होगी और पहले से एक फील्ड है, तो दोनों फील्ड के बीच में एक फोर्स अप्लाई हो जाएगा। तो ये फोर्स आया, इस फील्ड ने इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स अप्लाई किया, उसका आंसर हो गया F इक्वल टू QE या Q0E। अगर दो मैग्नेटिक डाइपोल हैं, इसकी अपनी फील्ड इसकी अपनी फील्ड, तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो फोर्स हमेशा दो सिमिलर फील्ड से ही लगता है, एक फील्ड से कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फोर्थ क्वेश्चन है फ्लक्स, उसको हम थोड़े से रुक के पढ़ेंगे क्योंकि हमने जो टॉपिक पढ़ा है उसी पे बेस पे क्वेश्चन है डाइपोल का। तो डाइपोल क्या होता है? डाइपोल में दो पोल हो, एक प्लस हो एक हो माइनस। डाइपोल मतलब क्या होता है? सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, एक चार्ज इक्वल और अपोजिट। अगर ये मान लो कि +5 माइक्रोकूलम है तो ये दूसरा चार्ज ये +5 माइक्रोकूलम, दूसरा है -5 माइक्रोकूलम, दोनों स्मॉल फिक्स डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, इसको बोलते हैं डाइपोल, ठीक है। अब दिमाग में कुछ थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा होगा। कन्फ्यूजन ये है, इसने बोला है स्मॉल फिक्स डिस्टेंस, इस चीज़ का बहुत बड़ा मतलब है इस डेफिनेशन में। क्यों स्मॉल फिक्स डिस्टेंस? मतलब कि ये डिस्टेंस फिक्स है, प्लस चार्ज माइनस को कौन सा काम करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। पर बोल दिया स्मॉल फिक्स डिस्टेंस, मतलब ये आप फील करिए कि इसको मैंने यहाँ तक खींच के रखा है पकड़ के, और इसको यहाँ से खींच के रखा है पकड़ के, इन दोनों की पोजीशन अब चेंज नहीं हो सकती। अब ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस रहेगी अपनी फिक्स, ये डिस्टेंस रहेगी इसके बीच की फिक्स। मतलब अब आपके दिमाग में इस तरह का कीड़ा घूमे कि इनके बीच में फोर्स लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, तो वो नहीं लगेगा। आपको इस चीज़ को इग्नोर करना है, इसको बोलते हैं डाइपोल। इसलिए यहाँ मतलब क्या है? स्मॉल फिक्स डिस्टेंस, इनके बीच में किसी भी तरह का कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। हमने पहले से डिस्टेंस फिक्स है, इससे ज़्यादा ये क्लोज नहीं हो सकते हैं। इस डिस्टेंस को 2L बोलते हैं, केमिस्ट्री में D बोलते हैं। केमिस्ट्री में फार्मूला होता है μ = QD, और फिजिक्स में फार्मूला होता है P = 2L। डिस्टेंस मान लिया अपन ने 2L, क्यों? सेंट्रोइड फोर्स होता है। ये डिस्टेंस L और L 2L और इंटू Q, तो 2QL, दोनों का मीनिंग एक ही है, बस साइन और सिंबल चेंज हुए हैं। और ये सारे के सारा हम चैप्टर सिर्फ केमिस्ट्री के लिए ही पढ़ रहे हैं। डाइपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं P से, फार्मूला होता है 2QL। ये चार्ज है, चार्ज की यूनिट कूलाम होती है, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो इसकी आएगी यूनिट कूलाम इंटू मीटर। कूलाम साइंटिस्ट का नाम है तो कैपिटल आएगा, और मीटर स्मॉल में आएगा, तो कूलाम इंटू मीटर ये हो जाएगी इसकी यूनिट। डायमेंशन होगा, चार्ज का डायमेंशन होता है 80 और लेंथ का होता है L, तो आप याद रखें 80L अटल या LTA लता, जैसे आपको याद हो जाए वैसा आप रखें याद। और डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन होती है प्लस से माइनस की तरफ। डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की तरफ। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की तरफ। डाइपोल मोमेंट कहीं जाएगा तो माइनस से प्लस की ओर जाएगा, और फील्ड की डायरेक्शन होती है प्लस से माइनस, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो। अब हम डेरिवेशन करते हैं एक्सियल पोजीशन पे डाइपोल के थ्रू। ये माइनस चार्ज है और यहाँ प्लस चार्ज है। डाइपोल की डायरेक्शन माइनस से प्लस होती है, डाइपोल की डायरेक्शन माइनस से प्लस होती है, और लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन प्लस से माइनस होती है। तो ये सेंटर लिया हमने O, ये डिस्टेंस हो गई L, ये डिस्टेंस हो गई L, ये यहाँ से ये डिस्टेंस हो गई L, इस टाइप से। तो जो जो हमें समझ में आता जा रहा है यहाँ लिखते जाएंगे। OB की डिस्टेंस L है, और ये है OA, प्लस को हमने मान लिया A और माइनस को मान लिया पॉइंट B, सेंटर को मान लिया O। OB की डिस्टेंस L है और OA की डिस्टेंस भी है L। अब देखो हमें किसी एक्सियल पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट क्या होता है? ये डाइपोल है, ये इसका एक्सिस यहाँ ख़त्म हो रहा है तो यहाँ फाइंड कर लो एक्सियल पॉइंट, यहाँ ख़त्म हो रहा तो यहाँ फाइंड कर लो, ये हो गया उसके एक्सिस पे। इसका नाम होता है एंड ऑन। एंड यहाँ हो रहा है, उसके आगे चले जाओ एंड ऑन पॉइंट।
क्या बोलते हैं उसको, एग्रेगेट पॉइंट। या तीसरा नाम क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल होता है ऐसा, लेटरल होता है ऐसा। इसको बोलते हैं लेटरल, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल, इसको बोलते हैं ब्रॉड साइड। तो अगर आपको एक्सेल पोजीशन लिखा मिल जाए, लॉन्गिट्यूडनल लिखा मिल जाए, एंड ऑन पोजीशन लिखा मिल जाए, तो आपको इस डेरिवेशन को करना है। और अगर लेटरल मिल जाए, लेटरल मतलब समझ गए ना, परपेंडिकुलर बताया था मैंने, और इक्वेटोरियल, परपेंडिकुलर, ब्रॉड साइड, ये सारी बातें लिखी मिल जाएं तो आपको नॉन एक्सेल पोजीशन का डेरिवेशन करना है। तो पहले एक डेरिवेशन को ढंग से समझते हैं। ओ ए हो गया एल, ओ बी हो गया एल। उसके बाद हम किसी पॉइंट पी पे, डेरिवेशन किसका है, एक्सेल पोजीशन का। पॉइंट पी हम कहाँ मानेंगे, यहाँ मानेंगे। क्यों, क्योंकि डायपोल डायरेक्शन माइनस से प्लस होती है, यहाँ मान लेंगे पॉइंट पी। ये पॉइंट पी हो गया। अब इस डायरेक्शन पे हमें फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए जहाँ पर ये फाइंड करने हो वहाँ टेस्ट चार्ज ला के रख दो। ये मैं टेस्ट चार्ज लेके आया, कैसा होता है, प्लस टेस्ट चार्ज होता है, यहाँ ला के रखा मैंने। तो अब क्या होगा, ये है प्लस, इसको मैंने मान लिया E1, ए बी प्लस ए बी प्लस। तो फोर्स कहाँ रहेगी, फील्ड कहाँ रहेगी, बाहर की तरफ, आउटवर्ड्स। जब एक प्लस है दूसरे प्लस को क्या करेगा, भगाएगा, दूर लेके जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉइंट पी पे आ जाएगी, E1 कहाँ रहेगी, प्लस चार्ज से अवे रहेगी। अब ये है E2, इसको मैंने मान लिया E2, माइनस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो E2। अब मैंने टेस्ट चार्ज को फिर यहाँ पे रखा, तो E2 माइनस का है और ये यहाँ से प्लस है, तो इसको खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। जब प्लस और माइनस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है, दो चार्ज कैसे प्लस हो तो बाहर मिलती है। अगर दोनों चार्ज कैसे प्लस हो और माइनस हो तो कहाँ मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, बीच में मिलेगी। और अगर अनलाइक चार्ज हो तो कहाँ मिलेगी, बाहर मिलेगी। ठीक है, तो ये हमें डायरेक्शन मिल गई। तो ये E2 की डायरेक्शन कहाँ रहेगी, इस साइड रहेगी, E1 रहेगी इस साइड। तो हमने क्या निकाला, OA हो गया L, OB हो गया L। अब हम निकाल लेते हैं सबसे पहले OP मतलब O से चले P तक जाना है। और इस सेंटर से डिस्टेंस, सेंट्रोइड फोर्स होने के कारण डिस्टेंस सेंटर से लेते हैं। सेंटर से डिस्टेंस लिया हमने R, ये पूरी डिस्टेंस R है। इस R डिस्टेंस में से ये L माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, OP आ जाएगा R माइनस L। वैसे भी ये क्या आ जाए, अपन क्या निकाल रहे हैं, AP निकाल रहे हैं। AP किसके पास है, P के पास में है, तो दूरी क्या आएगी, कम आएगी। P के पास में दूरी कम आएगी, तो ये टोटल कितनी है R, ये है L, तो हो जाए कम के लिए माइनस करते हैं। तो याद रखना A पास में है तो R माइनस L। अब अगर यहाँ से फाइंड कर लेते हैं BP, तो ये तो यहाँ से हो गया R और डिस्टेंस L और बढ़ गई, तो R प्लस L। AP पास में है तो डिस्टेंस माइनस, तो हो जाएगा R माइनस L। BP दूर है तो कितना हो जाएगा, R प्लस L। ये हो गया हमारा AP BP, यहाँ तक पहुँच गया, ये बेसिक हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ये फील्ड का फॉर्मूला है। ये अब कहाँ से आया कि F इक्वल टू, अगर हम कर देंगे QE, इसका भी डेरिवेशन है। अभी आप इसको समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E इक्वल टू KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस के लिए E लिखा अपन ने, K कांस्टेंट लिया, डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1/4πε0। ये कूलॉम्स लॉ से आया है, इसलिए इसमें डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा। तो Q लिया अपन ने, इस चार्ज को लिया Q, इसका स्मॉल q लिखा हमने, स्मॉल q है। डिस्टेंस क्या है यहाँ से इसकी AP, तो ये AP डिस्टेंस के कारण यहाँ आ जाएगा AP का स्क्वायर, और AP की वैल्यू थी R माइनस L, तो KQ R माइनस L का स्क्वायर, ये आ गया AP के लिए। सिमिलरली किसके लिए निकालें डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड BP के लिए। BP के लिए फील्ड आएगी KQ BP का स्क्वायर, और BP था R प्लस L, तो R प्लस L का स्क्वायर।
तो आपको मिल गया AP और BP। अब हम फाइंड करेंगे नेट फील्ड, कि नेट फील्ड कितनी आएगी, ये जा रही है इधर, ये जा रही है इधर। अब हम फाइंड करेंगे नेट फील्ड कितनी रहेंगी। जो हम यहाँ से टोटल फील्ड करेंगे कैलकुलेट, ई टोटल, वो हो जाएगी E1 प्लस E2, वो हो जाएगी E1 प्लस E2। अब यहाँ देखो दोनों में से कौन सी फील्ड बड़ी है। अब जो है ना AP वाले को हम मान लेते हैं E1, AP वाले को हमने E1 ही माना था तो हो गया E1, और BP वाले को मान लेते हैं E2। अब हो गया E1 प्लस E2। E1 की डायरेक्शन यहाँ थी, E2 की डायरेक्शन कैसी थी, अपोजिट। तो एक प्लस और एक माइनस है, हो रहा है एक्चुअल में प्लस, पर इसकी डायरेक्शन माइनस में है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, E1 माइनस E2। E1 माइनस E2 क्यों आया, एक जा रहा है इधर, एक जा रहा है इधर, दोनों में डायरेक्शन का अपोजिशन है, तो डायरेक्शन अपोजिट होने से माइनस साइन आया। हो रहा है एक्चुअल में ऐड हो रहा है, क्योंकि दोनों एक ही लाइन पे हैं। जब दो वेक्टर एक ही लाइन पे होते हैं तो वो क्या होते हैं ऐड हो जाते हैं। एक साथ है तो प्लस और एक अपोजिट है तो माइनस। तो बस इस टाइप से बातें हैं। अब आप E1 की वैल्यू कर देंगे पुट, KQ R माइनस L का स्क्वायर, ये माइनस KQ R प्लस L का स्क्वायर, KQ ले लो कॉमन, तो 1/R माइनस L का स्क्वायर, और ये 1/R प्लस L का स्क्वायर। ये हो गया इस टाइप से। और मैं LCM लेके सॉल्व करना है इसको। अब हम लेते हैं LCM लेके सॉल्व करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसका यहाँ होगा, और बीच में माइनस, यहाँ हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर, और नीचे आएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, यहाँ R माइनस L का होल स्क्वायर, और अपने बाहर चल रहा था KQ, ये चल रहा था बाहर। Q हमने स्मॉल लिया है तो स्मॉल, कैपिटल लिया है कैपिटल, जो भी लिया है इनिशियल में वही लेके चलेंगे। अब इसमें हम फार्मूला यहाँ लगा देंगे। फार्मूला कौन सा, A स्क्वायर B स्क्वायर कितना होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो और वर्ग हटा दो, ये फार्मूला। तो इसको हम लिख देंगे R प्लस L का स्क्वायर, R माइनस L का स्क्वायर, एक बार कर दिया प्लस, तो ये हो गया R प्लस L, किया प्लस, यहाँ दोनों में प्लस साइन आ गया। अगली बार आना है माइनस, R प्लस L आएगा माइनस, तो माइनस का R प्लस का L, माइनस आएगा इधर तो साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का था वो माइनस, माइनस वाला प्लस। तो यहाँ से L से L कैंसिल, यहाँ से R कैंसिल, इसका आंसर आ जाएगा 2R 2L। इसका आंसर आएगा 2R एंड 2L ऊपर वाले का, और नीचे क्या है, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर है ना, तो हम इसको अगले स्टेप में यहाँ होल स्क्वायर लगा देते हैं। अगले स्टेप में क्या लगा दिया, होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2R एंड 2L। अब आप यहाँ देखो, यहाँ फिर लग गया फार्मूला, एक बार प्लस एक बार माइनस, ये वाला फार्मूला मिल गया, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमें इतनी क्वांटिटी मिली। अब आप जानते हो कि ये 2L और ये Q आपस में मिलके बना लेंगे डाइपोल। ये हमने पढ़ा था P इक्वल टू 2QL। अगर हमने स्मॉल q लेके चला है तो यहाँ स्मॉल q की वैल्यू पुट कर देंगे, और कैपिटल लेके चले तो कैपिटल q की वैल्यू पुट कर देंगे। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जो भी आपने लिया है। मुझे लग रहा है मैंने स्मॉल q लेके रखा है तो स्मॉल q की वैल्यू पुट कर देते हैं। अब देखो इसको कर दिया, एक k बाहर हो गया, 2r बाहर हो गया, और ये q और ये 2l, और यहाँ r स्क्वायर l स्क्वायर का स्क्वायर, ये बन जाएगा p डाइपोल मोमेंट। क्योंकि हम डाइपोल मोमेंट के कारण ही फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे, इसको लिख देंगे p डाइपोल मोमेंट को। तो जो आपका आंसर आएगा k 2r p अपॉन में r स्क्वायर और l स्क्वायर। इतना होने के बाद अब आपको r स्क्वायर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है, किससे, l स्क्वायर से। अब l स्क्वायर को कर दो आप 0, लगभग 0 मान लो।
मन में क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अगर पहले 0 मान लेते तो ये पूरा क्या ख़त्म हो जाता। तो यहाँ L है, यहाँ L² है, ये L वैल्यू बहुत कम है, जैसे वैल्यू 0.00000007 है मान लो, और भी कम हो सकती है। अब अगर आप कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद डेसिमल है, अब अगर तुमने इसका स्क्वायर किया तो 16 के बाद पहुँचेगा डेसिमल, तो स्क्वायर करने से क्वांटिटी कम हो जाती और कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल हो जाती है। तो हम इस कंडीशन में इसको L² को 0 मानेंगे, L को 0 नहीं मानेंगे, वरना पूरा डाइपोल का सिस्टम ही फेल हो जाएगा। तो हमने L² को 0 मान लिया, यहाँ स्क्वायर था, ये 0 है तो ख़त्म। तो यहाँ पावर आ गई 4 की, यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4, एक R से कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगी पावर कितने की 3 की। तो आंसर आ गया KP 2B है, K2P/R3। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आई एक्सेल पोजीशन में वो कितनी हो गई, E, K की वैल्यू पुट कर दी 1/4πε0K Q/Q लेके चले थे नहीं P 2P/R3। यूनिट कितनी होती है, न्यूटन पर कूलम। क्वांटिटी कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। डायमेंशन क्या होती है, न्यूटन की फोर्स इसी कूलम 80, फोर्स की कितनी हो जाती है mLT-2 और कूलम की 80। सॉल्व कर लो डायमेंशन को। तो हमने एक्सेल पोजीशन का डेरिवेशन कर लिया। क्या किया, थोड़ा सा समराइज कर दें इसको। जैसे ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, डायरेक्शन माइनस से प्लस। यहाँ निकाला अपन ने पॉइंट P, ये कौन सा पॉइंट हो गया P। तो ये पास में है तो R-L, ये दूर है तो R+L। यहाँ से इंटेंसिटी E1, डायरेक्शन कहाँ रहेगी, इस साइड। दूसरा, और यहाँ E2 की करंट डायरेक्शन कहाँ रहेगी, इस साइड। डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, तो इनके बीच माइनस हो जाएगा। बड़ी इंटेंसिटी, डिस्टेंस जहाँ कम है, दूरी कम है, फील्ड ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ डिस्टेंस कम है, वहाँ कहीं आग जल रही है, आप उसके पास में हो तो ज़्यादा समझ में आएगा, और अगर दूर हो तो कम समझ में आएगा। तो ये ज़्यादा रहेगी E1, ये रहेगी कम। E1 में से E2 माइनस कर दो, और डाइपोल मोमेंट 2P = 2Q होता है, वहाँ रख दो। तो ये सॉल्व हो जाएगा कैलकुलेशन से। डेरिवेशन कर रहे हैं नॉन एक्सियल पोजीशन, मतलब ब्रॉड साइड पोजीशन। क्या होगा इसमें, ब्रॉड साइड में एक माइनस और एक प्लस डाइपोल लिया, इसको B, इसको A, दोनों पे चार्ज स्मॉल q है। अब हम नॉन एक्सियल मतलब इस सेंटर से यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, जहाँ भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं 90, फिर हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। अब देखो 90 के सामने जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूस, मतलब कर्ण। हमेशा 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है। ये 90 के सामने ये भी क्या रहेगी, हाइपोटेन्यूस। डिस्टेंस क्या थी सेंटर से, R डिस्टेंस थी, और डाइपोल की लेंथ L थी, और ये L थी। अब ये कुछ एंगल भी बना रही है, यहाँ से कितना एंगल बना रही है, थीटा मान लेते हैं। ये भी यहाँ से कितना एंगल बनाएगी, थीटा मान लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फाइंड करना है, पॉइंट P पे फाइंड करना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आपको देखनी है तो देखो, ये चार्ज कितना था, माइनस। हमने यहाँ टेस्ट चार्ज रखा, कैसा था, प्लस का। तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो एक यहाँ मिलेगी। अब ये है प्लस चार्ज, ये भी प्लस है, इसको कहाँ भगाएगा, दूर जाने देगा। तो ये हो जाएगी E1 जाएगी यहाँ, प्लस को हम बोलते हैं E1, और इसको बोलते हैं E2। E2 कहाँ जाएगी, यहाँ आएगी। E1 की डायरेक्शन कहाँ जाएगी, इधर, और E2 की डायरेक्शन आएगी इधर। दोनों के बीच का हम कैलकुलेट करेंगे रिजल्टेंट, तो वहाँ फिर फील्ड निकलेगी हमें ये मिलेगा दोनों के बीच का रिजल्टेंट। ये एंगल थीटा है, ये थीटा है। देखो हमने ये थ्योरम पढ़े हैं इस टाइप से, ये एंगल थीटा है तो ये भी आपको थीटा मिलेगा। तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये दोनों एंगल हो जाएंगे थीटा। हम थोड़ा कैलकुलेशन कर लें, फिर आते हैं डायरेक्शन पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला किसके थ्रू, AP के थ्रू। AP के लिए क्या होता है, K Q, और AP की वैल्यू कितनी है, AP
ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है पी, आर पता है, एल पता है, पाइथागोरस लगा देंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर से रूट कैंसिल, हाइपोटेन्यूज इस टाइप से आएगी और फॉर्मूले में लगा हुआ है स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट हो जाएंगे आराम से कैंसिल। तो ये बचेगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिमिलरली निकाल देंगे बीपी, और एपी को हमने माना था ए1, ई1 इसको माना था ई2, तो बीपी के लिए भी कितनी आएगी, सेम आएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब आपको यहाँ मिला कंक्लूजन ई1 एंड ई2 बोथ आर सेम, ई1 और ई2 दोनों सेम है, दोनों को हम मान लेते हैं ई, माना तो लिख दो, शेष लिख दो, मान लिया हमने ई1 ई2 दोनों सेम है, इसको मान लिया हमने ई। अब हम यहाँ ई की बात कर रहे हैं, अब हम यहाँ ई की बात करें डायरेक्शन की, तो सबसे पहले बन रहा है यहाँ थीटा बन रहा है, इस थीटा को कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ कंपोनेंट चेक कर रहे हैं, थीटा के सामने वाली साइड, ये देखो ये थीटा जा रहा है ऐसा, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो ये हो गई परपेंडिकुलर, ठीक है। ये कौन सा था, ई था, ये ई। इसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा ई कॉस थीटा। कैसे, डाउट है, देखो ये थीटा है, ये है ई, तो अगर हम यहाँ लगा दें साइन थीटा तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, ई है आपका परपेंडिकुलर, ये लिखा मैंने परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज कितना है ई, और अगर कॉस थीटा लगाएं तो कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ई है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी ई साइन थीटा, और बेस की वैल्यू आएगी ई कॉस थीटा। तो बेस मतलब हॉरिजेंटल कंपोनेंट, तो जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट यहाँ से निकलेगा वो हो जाएगा ई कॉस थीटा, किसके लिए, ई1 के लिए। अब ये दूसरा वाला निकालते हैं ई2, ई2 यहाँ है, एंगल यहाँ है, हम यहाँ कर लेते रिजॉल्व, ये हो जाएगा इसके लिए परपेंडिकुलर। इसकी डायरेक्शन कहाँ है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन यहाँ है, इसकी डायरेक्शन कहाँ है, यहाँ है, तो ई1 की डायरेक्शन यहाँ है, ये है अपना ई साइन थीटा, और जो ई2 की डायरेक्शन कहाँ है, इसके है नीचे ई साइन थीटा। दोनों को अगर सॉल्व करें तो एक ऊपर है और एक नीचे है, एक ऊपर है और एक कहाँ है, नीचे, तो दोनों वर्टिकल कंपोनेंट ये साइन थीटा वाले कैंसिल हो जाएंगे। तो अब कौन सा बचेगा इसका, हॉरिजेंटल कंपोनेंट एक और। अब ई2 का हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या आएगा, ई कॉस थीटा। तो मतलब जो आपको यहाँ डायरेक्शन मिली पॉइंट पी पर, ये पॉइंट पी था, तो ये ई1 के कारण मिली है आपको ई कॉस थीटा, और जो ई2 था इससे कारण भी आपको मिली है ई कॉस थीटा। तो टोटल इंटेंसिटी आएगी, जो नेट फील्ड आएगी वो कितनी हो जाएगी, 2e कॉस थीटा। नेट कितनी हो जाएगी, 2e कॉस थीटा, ये डायरेक्शन हो जाएगी 2e कॉस थीटा। अब हम कॉस थीटा को कैलकुलेट कर, ये सब आपको एग्जाम में नहीं लिखना, आपने यहाँ तक सॉल्व किया, इतना किया, इतना किया, अगर आपको याद डायरेक्शन समझना हो तो ठीक है, वरना डायरेक्ट लिख दो नेट फील्ड 2e कॉस थीटा। ये तो उनके लिए है जिनको डायरेक्शन समझना है, ये होता क्यों है उनके लिए बताया है, बाकी आप डायरेक्ट लिखो नेट फील्ड। अब हम कॉस थीटा कर लेते हैं कैलकुलेट। कॉस थीटा का फार्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना था, एल, एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, तो एल अपॉन आर स्क्वायर एल स्क्वायर का रूट, तो कॉस थीटा आ गया आर अपॉन एल स्क्वायर का रूट, और रूट को हम लिखते हैं 1/2 की पावर। तो अब जो कॉस थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी वो एल अपॉन आर स्क्वायर एल स्क्वायर की पावर लगा देते हैं 1/2, रूट से अच्छा 1/2। अब ये वैल्यू अपन को यहाँ पुट करनी है, 2e, e की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, और यहाँ पे डिस्टेंस क्या थी अपनी, आर स्क्वायर एल स्क्वायर विदाउट रूट। फिर क्या था कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना था, एल अपॉन आर स्क्वायर एल स्क्वायर की पावर 1/2। अब देखो ये कितना बन गया 2ql, ये मिलके बन जाएंगे p,
2 की वैल्यू होता है डाइपोल मोमेंट, ये बन जाएगा P, और यहाँ से किसकी पावर है इसके ऊपर, 1 की, कुछ नहीं है तो 1 और हाफ। अब आप एक में आधा जोड़ोगे तो 1.5 हो जाता है, 1.5 मतलब 3/2। तो जो आंसर आएगा तो जो ई नेट आएगा वो कितना हो जाएगा, 2 के एल हो जाएगा P 4πε0, और ये हो जाएगा r² l² की पावर 1.5 मतलब 3/2, 3/2 ये आ जाएगी वैल्यू। अब आप फिर वही नाटक, l² कितना है, बहुत छोटा है तो 0 मान लेंगे अपन इसको, इसके पहले वाले डेरिवेशन में बता ही चुके हैं हम आपको। तो l² हो गया 0, तो यहाँ बचा P 4πε0 r² की पावर 3/2, 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो P अपान हो गया r³ 1/4πε0। आप इसको K भी लिख लो या पूरी वैल्यू पुट कर दो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आएगी, नेट इंटेंसिटी आएगी आपकी नॉन एक्सियल पोजीशन पर, ब्रॉड साइड पोजीशन पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर या लेटरल पोजीशन पे, ये आंसर रहेगा। और डायमेंशन, वो डायमेंशन यूनिट तो लास्ट क्वेश्चन जैसे सेम ही है। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था एक्सेल नॉन एक्सेल पोजीशन, ये क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा तो इस टाइप से आएगा कि एक्सियल और नॉन एक्सियल पोजीशन की जो इंटेंसिटी निकलती है दोनों का रेशो 2 होता है, ये आप यहाँ से प्रूफ करो। तो एक्सेल आप पूरा करोगे, ड्राइव करोगे, तो एक्सेल पोजीशन का फार्मूला कितना आया था, K 2P अपान में r³, नॉन एक्सेल कितना आया था, K P अपान r³, तो K P r³ K P r³ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा खाली 2। तो मतलब आपको एक्सेल कैलकुलेट करना है, नॉन एक्सेल कैलकुलेट करना है, दोनों को डिवाइड कर देना है, तो आपको वैल्यू 2 प्रूफ हो गई। 5 नंबर का क्वेश्चन इस टाइप से आएगा। क्वेश्चन रहेगा 4th क्वेश्चन था फ्लक्स का, तो अब हम इसको अभी पढ़ रहे हैं, 5th हमने पढ़ लिया था पहले। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स की डेफिनेशन लिखी है, लिंक, एक फ्लक्स की बात करें, लिंक विथ अ सरफेस लाइन ऑफ, एक फील्ड है इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस। इस बात को समझो कि एक हम मान लेते हैं कोई सरफेस, ये आपका सरफेस है, इस सरफेस से लाइन ऑफ फोर्स कैसी निकल रही हैं, इस टाइप से बाहर निकल रही है। मतलब बंच ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स का गुच्छा, लाइन ऑफ फोर्स का गुच्छा को क्या बोलते, फील्ड बोलते थे। तो लाइन ऑफ फोर्स को क्या बोलते हैं, साथ में आ जाए लाइन ऑफ फोर्स सारी, किसी पर्टिकुलर एरिया में जितनी लाइन ऑफ फोर्स होती हैं उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। ई कैसा निकल रहा है, नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब क्या होता है, जैसे हम मान लेते हैं आपका मान लो नल है, नल को हमने ओपन कर दिया तो नल ऐसा ओपन हो गया तो पानी बाहर आएगा, ये है नॉर्मली। नल को हमने ऐसा क्लोज कर दिया तो पानी आना बंद हो जाएगा, ये कहलाएगा परपेंडिकुलर। नॉर्मली में सीधे मतलब हॉरिजेंटली, अगर ये फ्लक्स का एरिया है तो इससे मान लो ये है एरिया, तो ये नॉर्मली बाहर निकल रही है। तो जब फील्ड नॉर्मली बाहर निकलती है किसी एरिया से तो इस घटना को बोल देते हैं हम फ्लक्स। बात कहाँ है, फील्ड की बात है, चार्ज है, उसकी फील्ड है, फील्ड ज़्यादा हो गई, उस घटना को हम क्या बोलने लगे, फ्लक्स बोलने लगे। बात खाली कहाँ अटकी है, फील्ड पे। अब इसका नया नाम हो गया फ्लक्स। इस ये डिनोट किससे करते हैं इसको, फाई से। क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रहा है, हॉरिजेंटल, नॉर्मली। जब कोई चीज़ नॉर्मली चलती है, हॉरिजेंटल चलती है, उसका कंपोनेंट आता है cos थीटा। तो इसके बीच में डॉट प्रोडक्ट आ गया। डॉट प्रोडक्ट क्यों आया, क्योंकि हमें क्या समझ में आ रहा है कि हॉरिजेंटल है तो डॉट प्रोडक्ट आया। फील्ड और एरिया दोनों वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, और दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट क्या मिलता है हमेशा, स्केलर क्वांटिटी। जैसे वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वर्क। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये फोर्स ही है, और अगर एरिया की बात करें तो कितना एरिया में डिस्प्लेस हुआ, तो मीनिंग तो वर्क जैसे आ रहा है ना, सिम्टम्स तो वर्क जैसे समझ में आ रहे हैं, काम वही वर्क जैसा कर रहा होगा कि कुछ घटना हो रही होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या रहेगा, इसका एरिया का डॉट प्रोडक्ट को बोलते हैं फ्लक्स।
तो अगर ये यहाँ से ख़त्म होगा तो क्या बोल देंगे, ई डी एस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्यों लगाया, डॉट प्रोडक्ट हमने यहाँ से हटा दिया, और दो डॉट प्रोडक्ट का आंसर या प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें, स्केलर। तो फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी रहेगी, स्केलर। फ्लक्स की स्केलर क्वांटिटी। अब इसकी बात कर लेते हैं यूनिट डायमेंशन की। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम, एरिया की यूनिट मीटर। तो पहले बात कर रहे हैं अपन इसकी यूनिट, तो न्यूटन पर कूलम और ये मीटर इसके, तो आगे इसकी यूनिट। अब बात कर लेते हैं डायमेंशन की। डायमेंशन कितना रहेगा, ई का डायमेंशन हमें नहीं पता भाई, हमें किसका पता है, एफ इक्वल टू क्यू ई, एफ इक्वल टू क्यू ई, इससे हम फाइंड कर लेंगे ई। तो हम ई का जो डायमेंशन आएगा वो एफ अपान क्यू लिखेंगे, और एरिया का क्या कितना हो जाएगा, लेंथ का स्क्वायर, फोर्स का पता है हमें एम एल टी माइनस टू, चार्ज का पता है 80। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, एम एल क्यू टी माइनस 3 ए इनवर्स। यह आ जाएगा फ्लक्स का डायमेंशन। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन याद मत करो, उसको निकालना सीखो। तो ये हमने पढ़ लिया फ्लक्स। अब जैसे है तो मेन चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर जाएंगी लाइन ऑफ फोर्स, अगर नेगेटिव चार्ज है तो लाइन ऑफ फोर्स कहाँ आएंगी, अंदर की तरफ एंटर करेंगी। तो इस प्रकार दो तरह के फ्लक्स हो गए, एक हो गया पॉजिटिव फ्लक्स, दूसरा हो गया नेगेटिव फ्लक्स। है मेन बात चार्ज की, ज़्यादा लाइन ऑफ फोर्स हो गई तो हम उसको फ्लक्स बोलने लगे। अब इसके ऊपर एक थ्योरम बना है गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम मोस्ट आईएमपी थ्योरम है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अब नेक्स्ट है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम ने स्टेटमेंट दिया है कि कोई भी क्लोज सरफेस मतलब क्या है, सरफेस पूरी तरह से बंद होना चाहिए, क्लोज सरफेस। सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक दोनों। सिमेट्रिक मतलब जिसका हमें एरिया पता होता है, जैसे स्फीयर हो गया है ना, या रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल्स हो गया, जिनका एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। और जिसका एरिया हम कैलकुलेट नहीं कर सकते उसके लिए बनाई गई है इंटीग्रेशन मेथड। जो आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है कभी, किसके लिए बनाया गया, एरिया निकालने के लिए। एरिया निकालने की मेथड को बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो गॉस ने बोला पहली बात तो सरफेस क्लोज हो, सरफेस क्लोज हो तो ही उसमें चार्ज रहेगा, अदरवाइज चार्ज का इफेक्ट क्या हो, ख़त्म हो जाएगा। तो सरफेस क्या होना, क्लोज होना चाहिए। अब तुमने इसको दे दिया है प्लस चार्ज दिया, सोर्स चार्ज दिया, प्लस चार्ज। अब प्लस चार्ज है तो फील्ड बनाएगा, प्लस चार्ज है भरा बैठा है तो क्या करेगा, बाहर निकालेगा। तो ये फील्ड निकाल रहा बाहर, नॉर्मली निकालेगा, नॉर्मली ये फील्ड निकाल रहा बाहर इस सरफेस से। अब फील्ड बाहर यहाँ से जा रही है तो हमें ये कैलकुलेट करना है फ्लक्स कितना बना, हमें कैलकुलेट करना है फ्लक्स कितना बनेगा। फ्लक्स क्या होता है, लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी एरिया से निकल रही, फ्लक्स कितना बना। अभी पढ़ा था हमने, फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा था ई और एस, कि फील्ड कितने एरिया से कितनी फील्ड निकल रही। अब जैसे ही चार्ज ने फील्ड बनाई, हमारे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आया, वो वहाँ होता है एप्सिलॉन परमिटिविटी, वो उसकी वैल्यू कुछ क्या कर देता, कम कर देता फील्ड की वैल्यू को। जैसे गरम चाय बने और जैसे ही वहाँ से बनी और हमने छानी कप में, टेम्परेचर डिफरेंस मिल जाएगा, क्यों, हमारा एटमॉस्फेयर मीडियम उस टेम्परेचर क्या करेगा, खा जाएगा, कुछ टेम्परेचर हमेशा फ्लो होता रहता है। तो इसी प्रकार से ये पाया गया फील्ड कुछ कम हो गई, बनी यहाँ ज़्यादा, बाहर निकलते से कुछ कम हो गई, तो डिवाइड किया एप्सिलॉन परमिटिविटी से। तो इसने क्या बताया गॉस थ्योरम ने, कि फील्ड कितनी बनी, देखो यहाँ से कि नेट फ्लक्स कितना रहेगा, फाई का फॉर्मूला क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है। फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट एरिया या सरफेस एरिया पासिंग थ्रो सरफेस, यानी नॉर्मल पासिंग थ्रो नॉर्मल यानी सरफेस एरिया। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन, जितना तुम्हारे पास चार्ज की वैल्यू नॉन है तो इसकी वैल्यू पता होती है एप्सिलॉन नॉट की, 8.85 10⁻⁻12 ये वैल्यू होती है। चार्ज पता है, दोनों को डिवाइड कर दो, आप फ्लक्स कैलकुलेट आराम से कर लो। अब क्वेश्चन उठा गॉस थ्योरम हम क्यों पढ़ें, तो इसका आंसर ये है, हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी।
इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मिल गई तो फोर्स मिल गया, फोर्स मिल गया तो वर्क डन मिल गया। और वर्क किस फॉर्म में होता है, ऊर्जा या इसमें मतलब एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो हमें कहाँ पहुँचना है, एनर्जी तक पहुँचना है। तो ये हमें लेके जाएगा गॉस थ्योरम। तो जिस जगह की हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी नॉर्मली नहीं निकाल पाते हैं उसके लिए हम फ्लक्स का यूज करते हैं। अभी तक क्या था, प्लस चार्ज था, आसपास कैसा बन गया था, सर्कल बन गया था, स्फीयर फॉर्म में बन गया था, तो हमने कैलकुलेट कर ली थी। अब हम मान ले रहे हैं फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया ES, तो E की वैल्यू निकालनी है तो Q/ε0 है इधर और डिवाइड कर देंगे एरिया से। अब एरिया नॉन नहीं है तो इंटीग्रेशन कर दो, एरिया नॉन है, सिमेट्रिक फिगर का है तो बड़ी अच्छी बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने के लिए गॉस थ्योरम का उपयोग किया जाता है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी नहीं निकल पाती। तो इसलिए एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में कौन सा काम करा हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ही कैलकुलेट करी और इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। कहाँ किया हमने, कहाँ करे, एक लाइन चार्ज लिया, एक लाइन ली, उसे प्लस चार्ज दिया तुमने। फिर एक सिलेंडर वाला क्वेश्चन है नहीं इस साल तो यहाँ इस टाइप से। इसके बाद स्पेयर वाला तो हम ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेंगे। फिर बचेगी प्लेन शीट, एक प्लेन शीट पे कितनी फील्ड बनी, इसके पास हम दूसरी रख दो प्लेन शीट, कितनी फील्ड बनी। ये 4-5 एप्लीकेशन है। क्या निकालना हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि कोई भी क्लोज सरफेस, इसी क्लोज सरफेस में जितना भी चार्ज होता है उसको 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर दो। 1/ε0 बोला तो मल्टीप्लाई, ε0 बोला तो डिवाइड कर दो, तो आपको फ्लक्स कैलकुलेट हो जाएगा। और फ्लक्स क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइनर फोर्स। इलेक्ट्रोलाइनर फोर्स क्या होती है, फील्ड होती है। फील्ड क्या होता है, फोर्स होता है अगर आपने पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया है तो। अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे गॉस थ्योरम का। अब हम गॉस थ्योरम का डेरिवेशन कर रहे हैं। ये क्या है, स्फीयर है। स्फीयर है तो हमें कैसे मालूम चलेगा स्फीयर है, सर्किल भी हो सकता है तो इसके अंदर लिख दो सॉलिड। अगर आपने सॉलिड लिखा है तो इसको स्फीयर माना जाएगा, अदरवाइज इसको सर्किल में काउंट करेंगे। अब हम इससे देख रहे हैं इसमें फ्लक्स का डेरिवेशन ड्राइव कर रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास पता है फ्लक्स का फॉर्मूला कितना होता है, EDS cos थीटा। क्या, EDS cos थीटा। ये फिगर कैसा है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक फिगर है मतलब इसका हमें एरिया नोन है तो हम यहाँ लिखेंगे ES। थीटा क्यों गायब किया, क्योंकि ये पता है नॉर्मली बाहर निकल रहा है, स्फीयर से नॉर्मली लाइन ऑफ फोर्स बाहर निकल, स्फीयर मतलब प्लस पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर। एक स्फीयर लिया, उसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, चारों तरफ से लाइन ऑफ फोर्स बाहर निकल रही है, ठीक है। तो एंगल कितना रहेगा इसका, 0। 0 मतलब नॉर्मली बाहर जा रही हैं, जो हम लाइन ऑफ फोर्स बताया था कि रेडियली बाहर जा रही हैं स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, तो एरिया से उसका एंगल रहेगा 0। कैसे 0, मान लो ये है एरिया, ये है एरिया, लाइन ऑफ फोर्स कैसे बाहर निकल रही, ऐसे निकल रही, कोई एंगल नहीं है। और ऐसे बाहर निकले तो कुछ एंगल बन गया, ऐसे अगर बाहर निकले तो 90 बन गया, 90। नल का मुंह यहाँ है, ठीक है, तो पानी ऊपर कैसे जाएगा, नीचे कैसे जाएगा, जब तो नल को खोलोगे तो नॉर्मली बाहर आएगा, ठीक है। तो नॉर्मली मतलब एंगल कितना है, 0। तो यहाँ कर दिया अपन ने cos 0, cos 0 कितना हो गया, 1। तो phi इक्वल टू ES, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0, ठीक है। और S क्या है, स्फीयर है, स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4πr²। कितना होता है, 4πr²। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0, साथ में क्या आता है, Q भी आता है। तो चार्ज हमने लिया है, लो Q/r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। अब S कितना हो गया, एरिया 4πr²। तो R से r² कैंसिल हो गया और 4π से 4π कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, Q/ε0। ये फ्लक्स का डेरिवेशन ड्राइव हो गया। ये उस समय के लिए जब सिमेट्रिक फिगर है। अगर सिमेट्रिक फिगर नहीं है, कैसा है, कोई आर्बिट्ररी सरफेस है, आर्बिट्ररी सरफेस मतलब जिसका एरिया नॉन नहीं है, लो मैंने बना दी कुछ भी। सेकंड केस,
ये मैंने इस टाइप से बना दिया कुछ, इसका एरिया नॉन नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये लाइन ऑफ फोर्स जा रही है नॉर्मली बाहर जा रही है इधर, और सेंटर में बन रहा है एंगल। जब सॉलिड के सेंटर पे कोई एंगल बनता है उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, और सेंटर है यहाँ लिखना पड़ेगा सॉलिड। अब इसके लिए डेरिवेशन ड्राइव करते हैं, गॉस थ्योरम ने दिया क्या है इसमें, तो हमें तो सबसे पहले यही पता है कि डी फाई इक्वल टू कितना होता है, ई डी एस कॉस थीटा। यहाँ डी एस लिखेंगे, क्यों लिखेंगे डी एस, कि छोटे छोटे पार्ट के एरिया डी एस को हम ऐड करेंगे तो जाके हमें बड़ा पार्ट मिलेगा इंटीग्रल करके। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला 1/4πε0 क्यू अपान कितना हो गया, आर स्क्वायर, और यहाँ कितना आ गया डी एस कॉस थीटा, और यहाँ कितना था डी फाई। अब होल इंटीग्रेशन निकालने के लिए तो प्लस फाई निकालना, तो इसको कर देंगे इंटीग्रेट, डी फाई छोटे छोटे पार्ट मिलकर क्या बन जाएगा, फाई बन जाएगा, और यहाँ 1/4πε0 और क्यू ये कर देंगे हम इसको बाहर, अंदर कितना बचेगा डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब आप समझो, जब भी सर्कल होता था, सर्किल में जो एंगल का फॉर्मूला होता था, एंगल इक्वल टू आर का अपान रेडियस। आर का मतलब क्या होती थी, सर्किल में लेंथ होती थी, ये एंगल थीटा, ये हो गई आर, ये हो गई रेडियस। सर्किल में होता था एंगल का फॉर्मूला आर का अपान रेडियस। अब ये सॉलिड है तो लेंथ की जगह क्या रहेगा, एरिया, लेंथ की जगह क्या रहेगा, एरिया। तो यहाँ लिख देंगे हम डी ओमेगा, डी ओमेगा क्या है, सॉलिड एंगल, वहाँ क्या था, सिंपल एंगल था सर्किल में, सॉलिड एंगल, और एरिया कितना हो जाएगा डी एस, और ये कितना है आर स्क्वायर। कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं हम, नॉर्मली, तो डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर क्या बोलेंगे, डी ओमेगा, एक छोटे से पार्ट का एरिया। अब मान लो फील करो हमारे पास में स्फीयर है, एक छोटे से पार्ट का एरिया ऐसा बाहर निकल रहा है, वो कितना है डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। वो सेंटर पे एंगल बना रहा है डी ओमेगा, इतना सेंटर पे एंगल बना रहा है डी ओमेगा, इसको हम पूरा घुमा दें कितना बनेगा एंगल, एक सर्किल कितना बनाता है 2 पाई, एक ऐसा सर्किल है स्फीयर के अंदर और एक ऐसा सर्किल है, कितना बनेगा एंगल 4 पाई। तो स्फीयर का पूरा एंगल कितना बनेगा 4 पाई, और यहाँ कितना बनता था 2 पाई रेडियन। लेंथ कितनी होती थी, पढ़ते थे ना एंगल कितना बनता था, लेंथ मतलब सर्किल की सर्कमफेरेंस कितनी होती थी 2 पाई आर, और आर कैंसिल तो 2 पाई आती थी, सर्किल का एंगल 2 पाई आता था। यहाँ कितना है 4 पाई, क्यों आया, समझ में आ रही बात, 2 पाई कितना, ये पूरा घूमेगा चारों तरफ 3 डायमेंशन में, तो 4 पाई आ जाएगा। तो अगले स्टेप में Q अपान 4πε0, इसको बोल देंगे हम डी ओमेगा सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल की पूरी वैल्यू कितनी होती है 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, कितना हो जाएगा Q अपान ε0, और ये फ्लक्स का फॉर्मूला ड्राइव हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। फ्लक्स गॉस थ्योरम ने कौन सा काम किया, नेट फ्लक्स को कैलकुलेट किया, और आपको फ्लक्स मिल जाएगा तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल सकते हो। रहेगी बात है किसकी, एरिया निकालने की, एरिया निकालने की इंटीग्रेशन है आपके पास, इंटीग्रेशन लगाओ एरिया फाइंड करो, ये बातें हैं। ये हो गया आपका गॉस थ्योरम प्रूफ। अब गॉस के हमें एप्लीकेशन पढ़ने हैं, 2 एप्लीकेशन बाकी हैं, 2 एप्लीकेशन पूछे हैं वर्कशीट में आपसे। पहला है गॉस से कूलम्ब्स लॉ प्रूव करो। तो सबसे पहले हमने एक बना लिया स्फीयर, यहाँ गॉस है तो एनी क्लोज सरफेस होना चाहिए, इसे प्लस चार्ज है, चार्ज हमेशा सरफेस पे होता है, एंगल डी ओमेगा है, और यहाँ से लाइन ऑफ फोर्स बाहर निकल रही है नॉर्मली। ये फिगर कैसा है, सॉलिड है, सॉलिड मतलब वो 3D में है, तो 3D को 2D में बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अब देखते हैं गॉस थ्योरम क्या बोलता है, फाई इक्वल टू Q अपान ε0। क्या प्रूव करना, गॉस से कूलम्ब्स लॉ। ये फर्स्ट स्टेप हो गई। मैंने बताया था फिजिक्स में थ्योरी में क्या लिखना है, वेयर, ये क्या है गॉस थ्योरम, फ्रॉम गॉस थ्योरम लिखना है। फाई क्या है, फ्लक्स क्या है, क्यू क्या है, चार्ज है ना, सोर्स चार्ज, और एप्सिलॉन क्या है, मीडियम की परमिटिविटी है, ये आपको बताना है इतना। उसके बाद हम जानते हैं फ्लक्स की डेफिनेशन E × ds होती है,
इंटू डी एस। कब? जब नॉर्मली पास हो। फिगर कैसा लिया हमने? स्फीयर, तो हम यहाँ कर देंगे एस ई एस, ये भी फाई दोनों कर देंगे कंपेयर, तो कितना बचेगा? ई एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से जो ई की वैल्यू आएगी 1 अपॉन एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एस कैसा है? स्फीयर, स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, लिख दिया हमने 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या निकल गई? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। गॉस थ्योरम कौन सा काम करता था? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करता था। और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है? फोर्स होती है। तो अब देखो इसको ढंग से लिख दें अपन, ई इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई, ये 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पहुँच गया, और यहाँ कितना बचा है? क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ई की वैल्यू आएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इस ए फील्ड है, यहाँ प्लस चार्ज रखा अपन ने, इसकी फील्ड चारों तरफ फैली। अब मैं एक टेस्ट चार्ज को लेके आ गया इसके अंदर, फील्ड के अंदर, सॉलिड के अंदर नहीं, सॉलिड है, उसकी जहाँ तक फील्ड है उसके एरिया में, मान लो इसकी फील्ड यहाँ तक है, इसके एरिया में यहाँ पे टेस्ट चार्ज को लेके आ गया, तो टेस्ट चार्ज क्या लगाएगा? इस पर फोर्स लगाएगा। तो क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो हम यहाँ लगा देते फोर्स। जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या बताई थी? जब एक टेस्ट चार्ज फील्ड के अंदर जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसी को उसकी फील्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बोलती हैं। ये डेफिनेशन बताई थी मैंने स्टार्टिंग में। तो इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, रब कर देता हूँ इसको मैं। तो अब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी वो बनी क्यू नॉट अपॉन एफ अपॉन क्यू नॉट, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये फील्ड बनी इतनी यहाँ पे, और यहाँ फील्ड, यहाँ कितनी बनी थी फील्ड? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दोनों कर दो कंपेयर भाई साहब, दोनों कर दो कंपेयर। तो ये उठा के हम यहाँ ले आते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्यू नॉट का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर एस। ये कूलम्ब फोर्स प्रूफ हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है तो फोर्स तो होगा, ठीक है। ये गॉस से कूलम्ब प्रूफ कर लिया। अब एक कर लेते हैं, प्लेन शीट वाला क्वेश्चन भी पूछा है हिंदी में। क्वेश्चन है, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, यह दूरी के साथ किस प्रकार प्रभावित करता है। तो मतलब एक समान मतलब यूनिफॉर्म, अनंत मतलब इनफाइनाइट, चादर मतलब प्लेन शीट। यहाँ हमें निकालना है फील्ड, यहाँ गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। इसको दिया हमने प्लस चार्ज। अब जैसे हमने एक सरफेस को प्लस चार्ज दिया, जैसे हमने एक सरफेस को प्लस चार्ज दिया, इस सरफेस को प्लस चार्ज दिया, चार्ज पूरा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो गया इस पे और इस पे हो गया। तो यहाँ चार्ज है, क्लोज सरफेस है, तो फ्लक्स कहाँ निकलेगा? बाहर। फ्लक्स का फॉर्मूला कितना होता है? E इंटू एस, एस मतलब एरिया। यहाँ का फ्लक्स कितना रहेगा? ई एस। यहाँ कितना रहेगा? ई एस। कितना टोटल फ्लक्स बाहर जा रहा है? ई एस यहाँ से बाहर जा रहा है, ई एस यहाँ से बाहर जा रहा है। कितना फ्लक्स बाहर जा रहा है? 2E। अब एस को बुक ने लिखा है ए, तो हम ये बना ली शीट। यहाँ से फ्लक्स जा रहा है भैया बाहर, और यहाँ से फ्लक्स जा रहा है बाहर। कितना जा रहा है? इस शीट का एरिया है ए, तो यहाँ से कितना हुआ? ई ए। यहाँ से कितना हुआ? ई ए। तो टोटल फ्लक्स कितना निकला बाहर? 2E। और गॉस थ्योरम कितना बोलता था? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ रख दो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E की वैल्यू निकाल लो, E की वैल्यू निकाल लो, 2A ले आओ नीचे, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन हो जाएगा 2A। अब 1 अपॉन 2A, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, साथ में लिख दिया 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ आ गया Q अपॉन A। जब चार्ज किसी पर्टिकुलर एरिया पे होता है तो हम उसको बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो E का फॉर्मूला हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। किसी एरिया पर जितना चार्ज होता है उसको बोलते हैं सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
ये काम था, एप्लीकेशन था, बाकी थ्योरी नोट कर दो। एक थ्योरी में क्या लिखना, एक शीट ली हमने, उसका एरिया ए है, प्लस चार्ज दिया तो उससे फ्लक्स पास हुआ बाहर की तरफ ई ए एक साइड से, दूसरा से पास हुआ ई ए, तो टोटल प्लस 2a हो गया। जो हम कर रहे हैं वो थ्योरी के फॉर्म में लिख दो, दिमाग में क्या होना चाहिए कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। और वेयर जरूर लिखना, वेयर मतलब ई क्या है, ए क्या है, क्यू क्या है, एप्सिलॉन क्या है, ये लिखना। और एप्सिलॉन नॉट मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू, यूनिट, डायमेंशन सब पता होना चाहिए आपको। ये एग्जाम में आने लायक चीज़ है, 1 नंबर में एमसीक्यू। तो हमने फर्स्ट पार्ट में जितने क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं, अब एमसीक्यू बाकी है। अब हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाला संपूर्ण फ्लक्स का मान। तो गॉस थ्योरम पे है Q/ε0। चार्ज कितना बोला उसने, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो 1/ε फ्लक्स हो गया। दूसरा क्वेश्चन है ε0 की बताओ यूनिट क्या है। तो ε0 की यूनिट निकालने के लिए फोर्स का फॉर्मूला होता है K, मतलब लिख ही देता हूँ 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो ये ε0 की निकालनी है यूनिट, तो ε0 को यहाँ ट्रांसफ़र किया, तो ε0 1/4π कॉन्स्टेंट है, इसको भूल जाओ, और Q1 Q2r² यहाँ आ जाएगा F। इसको ट्रांसपोर्ट किया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये ε0 यहाँ आ गया, फोर्स यहाँ आ गया। अब इसकी निकालनी है यूनिट। चार्ज 2 बार है तो कूलाम इंटू कूलाम, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर, फोर्स की न्यूटन, कितना हो गया कूलाम न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कूलाम स्क्वायर न्यूटन माइनस मीटर माइनस 2, ये हो गई यूनिट। और डायमेंशन पूछ ले आपसे, तो कूलाम की डायमेंशन, चार्ज की डायमेंशन कितनी होती है 80, और ये हो गई 80। लेंथ ही कितनी होती है L², फोर्स कितना होता है mlt-2। अब सॉल्व कर लो भाई इसको, ये 3L हो गए इधर, और -2t, t की बार -2 ऊपर गया तो 4t, तो m ऊपर गया तो माइनस का हो गया, L कितने हैं 3, ऊपर गए तो माइनस के हो गए, और फिर t -2 है ऊपर गए तो t प्लस के 4 हो गए, और ये स्क्वायर रहा। तो ये इसका डायमेंशन, ओके डायमेंशन फार्मूला आ गया, ये हो गई इसकी यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब उसने पूछा 1 कूलाम चार्ज में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो Q इक्वल कितना होता है n ही, आपसे पूछा है n, तो Q/E। Q कितना बोला 1 कूलाम चार्ज, E की वैल्यू 1.6 10⁻19 कूलाम। तो इस आंसर को तो आप याद ही कर लो, 6.25 होता है 10⁻19। देखिए ये माइनस में जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 6.25 10 की पावर होना चाहिए 18। अब आपको सॉल्व करना है, मैं सॉल्व करके चेक कर लेता हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बिंदु आवेश Q के कारण R पर विद्युत क्षेत्र होगा। पॉइंट चार्ज बोला है और कहाँ पर R पर पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के कारण होता है 1/r²। पॉइंट चार्ज मतलब चारों तरफ फील्ड फैल गई, 1/4πε0, फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। ये पॉइंट चार्ज के कारण होता है, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। अब अगर हमने क्या ले ली, लाइन ले ली, लाइन पे प्लस चार्ज दिया तो इसके आसपास जो फील्ड बनेगी उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/r होता है r। ये 1/r पर डिपेंड करती है लाइन पे। लाइन एक सिलेंडर फॉर्म में बन जाएगी, बॉटल जैसी। फिर थर्ड केस में हम ले लेते डाइपोल मोमेंट लेते हैं, माइनस से प्लस, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो 1/r³ के फॉर्म में बनती है। तो आपको अगर पॉइंट चार्ज बोले तो r², लीनियर चार्ज बोले एक लाइन पे चार्ज दिया है तो r 1/r पर डिपेंड करती है, और डाइपोल 1/r³। और ये रेसिप्रोकल है तो इसे ग्राफ जाएगा ऐसा। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन हो गए। लास्ट क्वेश्चन है कि आवेश का विमी सूत्र मतलब क्या है, चार्ज का डायमेंशन फार्मूला 80। तो ये फर्स्ट चैप्टर हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। कल हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे आपको।